तो दोस्तों बल एवं गति का लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे। थोड़ा वीडियो स्लो आ रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि पीपीटी बनाना है, फिर उसका तैयार करना है, उसके बारे में मुझे अच्छे से उसको प्रिपेयर करना होता है, तो तभी ये वीडियो बनता है। एक एक घंटे का वीडियो के पीछे मुझे 1 घंटे मेहनत लग जाता है। तो 1 डेढ़ घंटे पीपीटी बनाने में 1 घंटा वीडियो, ऐसे करके आप देखोगे तो टाइम लगता है। फिर अपलोडिंग का अलग से समय। तो इस हफ्ते में जितना भी एम चैप्टर है आपका साइंस का, उस चैप्टर का एमसीक्यू मैं कराऊंगा। उसके साथ साथ ही रिवीजन करा दूंगा। मैं सोच रहा था कि लास्ट में जाके हम लोग 2 या 3 दिन कंटिन्यू रिवीजन करेंगे, लेकिन हम लोग इस समय थोड़ा सिस्टम चेंज करने वाले हैं। जो आने वाला 1 वीक है उसमें हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू के साथ में जितना भी पढ़ाया हूँ पूरा कॉन्सेप्ट में रिवीजन करूंगा। उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो नोट्स है उसको पढ़ के आना है। नोट्स पढ़ के आओगे तो बढ़िया रहेगा कि नोट्स में एक बार पढ़ लिया, फिर मैं यहाँ और आपका रिवीजन करा दूंगा, तो ये डबल रिवीजन हो जाएगा। प्लस एमसीक्यू भी आपका सॉल्व हो जा रहा है। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, और सिलेबस से बाहर आएगा तो फिर उसका कोई माई बाप नहीं है। उसके लिए तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जितना सिलेबस में है उतना चैप्टर में एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो एमसीक्यू सब हो जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। ये 1 वीक आज पहला दिन है, हमारे पास अभी 5 दिन है। आज को जोड़ोगे तो रात तक मैं करूंगा काम। तो यहाँ आज 2-3 वीडियो और बन जाएगा अभी इसके बाद। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि नोट्स के साथ 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 में रिवीजन हो जाए, साथ में एमसीक्यू हो जाए। ऐसा करके हमारा प्रयास रहेगा अलग से। और हमारे को समय तो बचेगा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत समय लग रहा है इसमें काम करने में, प्रॉपर प्रश्न को पीपीटी बनाने में, और उसको फिर कन्वर्ट करना है, सब करना है। तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, और करेंगे जरूर, क्योंकि बिना करे तो प्रश्न पत्र में आएगा नहीं। और बढ़िया चीज, अगर आपने कल का पेपर देखा होगा तो जो बोल रहे हैं 2-4 प्रश्नों को देखकर टेलीग्राम में डाल रहे हैं कि हमारे पढ़ाया हुआ आया है, हमारा पढ़ा हुआ है, 2-4 प्रश्न से सिलेक्शन हो जाता तो हो जाता। नहीं, देखना टेलीग्राम में 10-15 प्रश्न आ गया तो आ गया। अरे भैया, ये बच्चों वाले खेल नहीं है कि 10-15 प्रश्न से हो जाएगा। मिनिमम 80 से 90 प्रश्न अगर आपने पढ़ाया और उससे मैच खा रहा है तब मानूंगा मैं। और अगर आपने सही में 1 से 1.5 साल से मेरे साथ हो, तो 1 से 1.5 साल से जो मेरे साथ है उनको पता होगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ वही आया है। क्लियर है? तो अगर नहीं और किसी को डाउट होगा तो आ जाना, मैं एक एक चीज मैं आपको लेक्चर में दिखा दूंगा। तो ये बच्चों वाला हरकत हम नहीं करते कि हम बताते बैठेंगे कि यहाँ से आया है, जबकि आया ही है। एक्चुअल में ऐसा है कि वो लोग जो आया है बोल रहे हैं ना, वो सब पढ़ाते हैं, केवल उन्होंने नहीं पढ़ाया था। तो बेवकूफ जैसे हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि जो वो बता रहे हैं हमारे नोट से आया है वो सबके नोट्स में मिल जाएगा। ऐसा कुछ बताओ ना जो आपके नोट्स में था दूसरे के नहीं था। तो इतना टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए, तो अभी चालू करते हैं। जो मैं बताया हूँ वैसे चलेगा अभी। ठीक है? तो किसी वस्तु का, पहले तो गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ा था। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एकदम सरल है कि अगर m इधर है और द्रव्यमान m2 इधर है, ये m1 है, तो इनके बीच की दूरी अगर क्या है, बीच की दूरी अगर r है, तो हमको पता है यहाँ जो फोर्स लगेगा, इधर ग्रेविटी लगेगा, इधर भी ग्रेविटी लगेगा, तो ये जो फोर्स लगेगा दोनों में समान लगेगा, जो कि m1 के अनुक्रमानुपाती होता है, और m2 के अनुक्रमान और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था। और जब आप हटाओगे तो इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जुड़ता है, जो कि g होता है, कैपिटल G, m1 m2/r²। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, दूरी बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होते जाएगा। ये सब हमने क्लास में समझा था। और जी का मान हमने पढ़ा था 60-60, एक एक करके खींचता है। ऐसे करके याद करे थे। गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण बल है, हमेशा ये आकर्षित ही करेगा। जैसे विद्युत स्थित बल जो होता है, विद्युत प्लस माइनस के कारण जो लगता है, तो प्लस माइनस में खींचता है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षित करता है। तो वो था विद्युत बल। विद्युत बल क्या करता है? आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करता है। चुंबकीय बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण बल होता है, जिसका होता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय निकाय जी बराबर 6.67 10⁻11। क्या होता है ये? आपका गुरुत्वीय नियतांक होता है। तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय निकाय यहाँ से आप निकाल सकते हो, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, जी बचेगा। क्या बचता है आपका? जी का मान। जी का मान क्या आएगा देखो, एफ तो इधर था, आर इधर आके ऊपर में चढ़ जाएगा, r² बटा m1 m2, ये आपका रहता है। ठीक है? तो यहाँ आपका देखोगे जी का मान कितना आ रहा है, ये अगर 1 न्यूटन का बल लगाते हो 1 मीटर स्क्वायर पर, और 1-1 किलोग्राम का आपका क्या अ, है, तो यहाँ जी का मान 1 न्यूटन का बल लगता है, और 1 मीटर की दूरी पर स्थित है 1-1 किलोग्राम का आपका वस्तु।
तो उसमें जो लगता है वो लगता है 6.67 आएगा। 10 की घात ऋण 11 सट सट एक एक करके सबको खींचता है, यह है न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपका क्या था, ये आपका क्या है, मान है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था, ये सब हमने क्लास में किया है। तो यही सबसे अभी प्रश्न बनने वाला। तो क्या बोला, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है। किसी वस्तु पर अगर ये वस्तु है तो इसका अगर गुरुत्वाकर्षण मापना है तो इसमें जी लग रहा है, इसका द्रव्यमान एम है, तो इसका भार क्या होगा, भार होगा mg। mg को आप भार बोलते हो, यही गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, माप होता है। तो ऑप्शन ए सी राइट आंसर है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। लॉजिक लगाना, घूर्णन करती है ना तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, देखो ये अपना पृथ्वी है, और जब ये अक्ष पर घूमती है, ये ऐसे घूर्णन करती है, तो होता क्या है, जब घूर्णन करती है तो यहाँ का वेग ज्यादा होता है और यहाँ लगता है अपकेंद्री बल। तो हमने क्लास में देखा था इसको, बाहर की ओर अपकेंद्री बल लगता है और अंदर की ओर क्या लग रहा है, आपका जी लग रहा है। तो एक्चुअल में जो बाहर की ओर त्वरण लगता है वो जी का मान, चूंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है तो यहाँ जी का मान को कम कर देता है। जी का मान क्या हो जाता है, कम। किसके कारण हो रहा है जी का मान कम, घूर्णन के कारण। तो घूर्णन के कारण जी का मान कम हो जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर आपका भूमध्य रेखा है, वहां चूंकि वेग ज्यादा होता है, किसी चीज को घुमाओगे तो भूमध्य रेखा को ज्यादा दूरी तय करना है तो ज्यादा घूमेगा, पूरे चक्कर लगाएगा। तो भूमध्य रेखा में कम होता है कौन, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन वहीं आप ध्रुव में देखोगे तो ये नहीं घूम रहा है। ध्रुव में आप जाओ और ध्रुव में देखोगे तो यहाँ घुमाव कम है, और एकदम ध्रुव में जाओगे तो यहाँ तो घुमाव ही नहीं है। तो घुमाव इतना कम दूरी तय करना है और इसमें इसको ज्यादा दूरी करना है भूमध्य रेखा में, और ज्यादा दूरी तय करना है तो ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूर्णन तो ज्यादा अपकेंद्री बल, और ज्यादा अपकेंद्री बल तो विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान को और बहुत कम कर देगा। लेकिन ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर ये नहीं होता है, ध्रुव पर अपकेंद्री बल नहीं होता है। अब ध्रुव पर अपकेंद्री बल नहीं तो त्वरण भी नहीं, अपकेंद्री बल नहीं तो त्वरण भी नहीं, और ध्रुव पर जी मैक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कम करने वाला ए अनुपस्थित है, इसलिए जब भी पूछे तो ध्रुवों पर ज्यादा होता है। ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, ध्रुव पर जो जी है ज्यादा होता है। कहाँ से, भूमध्य रेखा से। अब लॉजिक लगाओ, क्या बोल रहा है, घूर्णन नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, इसमें घूर्णन से को तो फर्क पड़ ही नहीं रहा था। घूर्णन नहीं करता तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ध्रुव पर घूर्णन होता ही नहीं है, ध्रुव पर घूर्णन बहुत कम होता है। तो लॉजिक लगाओगे तो यहाँ शून्य नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से समझना, चूंकि ये था आपका पृथ्वी, यहाँ जो जी था वो जी अंदर साइड लग रहा था, बाहर ए लग रहा था, इसलिए यहाँ जी कम हो गया था। और यहाँ जी था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी ज्यादा रहता है, जी जैसा का तैसा रहता है। लेकिन लॉजिक लगाओ, अगर घूर्णन कम हो जाए, घूर्णन बंद हो जाए, तो घूर्णन बंद होने के कारण यहाँ जो ए है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि अपकेंद्री बल नहीं लगेगा। और जब अपकेंद्री बल नहीं लगेगा तो यहाँ भूमध्य रेखा में जो अभी घूमने के बाद जो है भूमध्य रेखा का जो जी है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी कम है। क्यों कम है, क्योंकि बाहर की ओर उसमें क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है। अगर ये त्वरण ही समाप्त हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा का त्वरण बढ़ता है। लेकिन यहाँ कहाँ का पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर तो समान रहेगा, लेकिन यही भूमध्य रेखा में होता तो बढ़ जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल होगा, देखो जो बल होता है वो क्या होता है, 1/r²। तो F1 क्या है, 1/r² है। हमने क्या किया है, F2 में दूरी को क्या कर दिया है, दूरी उनके बीच का बल क्या होगा अगर दूरी को आधा कर दिया जाए। दूरी को कर दो यार आधा, r/2 कर दिया स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर r का स्क्वायर बटा r/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 4/r²। अब देख लो यहाँ F2 बराबर क्या आ रहा है, F2 बराबर आ रहा है 1/r² कितना था, F1 था, तो F1 आ गया F1 गुणा 4। कुल मिला के यहाँ दिख रहा है 4 गुणा 1/r², मतलब पहले जो था उससे आपका 4 गुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। क्योंकि लॉजिक लगाओगे तो दूरी दूरी पहले जो भी था ये r था, उस दूरी को आपने क्या कर दिया है, दूरी को कर दिया है आधा। पास में आ गए हैं लोग, और पास में आ गया है तो यहाँ बल बढ़ेगा। लॉजिक लगा सकते हो, बल क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, चौगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बल। क्लियर है। और ये कहाँ से आ रहा है आपके
फार्मूला से आ रहा है r/2 का स्क्वायर। तो फिर से वही वाली बात, समझ उनको ही आएगा जो क्लास सही से किए हैं। तो क्लास अच्छे से किए हो, 2 महीने मेरे साथ रहे हो, तभी जाके आपको समझ आएगा, नहीं तो एमसीक्यू समझ नहीं आने वाला। इससे पहले क्लास कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू देखना। गुलाम गुलाम का होता है, देखो गुलाम ने बताया था एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आकर्षण बल। तो इनका क्या होता है, यहाँ भी वही होता है, Q1 और Q2 उतना बल लगाएंगे और उनके दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यही चीज अभी लिखा था, यही चीज किस में लिखा था मैंने, यही चीज लिखा था M1। मैं इसको ना इधर ला लेता हूँ, इधर समझाऊंगा तो ठीक रहेगा। तो इधर आप देखोगे तो ये M1 था और ये M2, दोनों के बीच की दूरी कितना है, r। तो वही वाली बात है, M1 M2 बटा क्या है, r स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो दोनों का फोर्स, दोनों r के व्युत्क्रमानुपाती, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कुल मिला के कूलाम का जो है और गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो इसको कूलाम ने दिया था चार्ज वाले को और इसको दिया था न्यूटन ने। दोनों के नियम में एक कॉमन चीज है, व्युत्क्रम का वर्ग का नियम फॉलो करता है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिख रहा होगा, तो दूरी के बीच के दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भू स्थिर उपग्रह, इसको मैंने पहले ही कवर कर लिया है। जो भू स्थिर होता है वो 24 घंटे का होता है, मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, इसको हमने बहुत डिटेल से किया है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो आप ध्यान में रखो, ये अगर पृथ्वी है, इसको मैं भी अभी और जस्ट लास्ट क्लास में बताया था। यदि ये क्या है, जी है, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जी का मान क्या मिलेगा आपको, जी गुरुत्वीय त्वरण क्या मिलेगा आपको, सर्वाधिक। सतह पर क्या होता है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी के आप सतह पे खड़े हो, वहां ही गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक है। आप अंदर जाओगे कम होगा, आप बाहर जाओगे कम होगा, मतलब ऊंचाई में जाते हो, ऊंचाई बढ़ते के साथ साथ ऊंचाई बढ़ाओगे जी का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। वैसी गहराई भी बढ़ाओगे, अंदर जाओगे तो केंद्र में क्या होता है, जी का मान शून्य होता है केंद्र में। तो अंदर जाओगे तो कम होगा और बाहर जाएंगे, ऊपर जाएंगे ऊंचाई में, तब भी कम होगा। तो सर्वाधिक कहाँ है, सतह पर जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक। तो क्या पूछ रहा है यहाँ, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, सभी जगह पर। तो अभी जिक्र किए थे सतह पर सर्वाधिक होता है, लेकिन उस सतह में भी यहाँ अगर कंपेयर किया जाए तो ध्यान में रखना कैसे हो जाएगा, यहाँ सबसे ज्यादा सतह पर, फिर उसके बाद कम हो जाएगा आपके, मतलब अंदर और बाहर, ये यहां तक समझना। फिर सतह में जाओगे तो सतह में भी सबसे ज्यादा क्या रहेगा, ध्रुव पर, और ध्रुव से कम कहाँ है, भूमध्य रेखा पर। अब भी मैं समझाया हूँ, फिर जाके अंदर और बाहर, ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा। तो ध्रुव में सबसे ज्यादा होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ क्या पूछा है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर घूर्णन नहीं होता है, घूर्णन के कारण जो केंद्रीय बल उसको कम करता है वो अनुपस्थित रहता है। अब लॉजिक लगाओ ना यार, यहाँ भी पढ़े थे, कहाँ गए ये, तो मैंने अभी बताया था ध्रुव पर अब केंद्रीय बल नहीं होता है, जबकि यहाँ जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि इधर उल्टी दिशा में क्या लगता है, अब केंद्रीय बल के कारण उसमें त्वरण कम हो जाता है। और इससे एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, कौन सा कॉन्सेप्ट सर, क्योंकि ध्रुव में क्या है, गुरुत्वीकरण ज्यादा है, ध्रुव का जी ज्यादा है किसका, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा का जी। क्लियर, इस चक्कर में जो ध्रुव पर भार है, ध्रुव पर भार, लॉजिक लगाओ, भार ज्यादा कहाँ होगा ऐसे पूछेगा, तो भार क्या होता है, भार होता है mg। अब द्रव्यमान तो दोनों जगह m ही रहेगा, m तो चेंज होने वाला नहीं है, द्रव्य की मात्रा दोनों जगह समान द्रव्यमान को रखोगे, लेकिन भार अलग अलग शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ mg ज्यादा आएगा, कहाँ, भूमध्य रेखा पर जो mg है उससे, क्योंकि यहाँ mg ये जो g है वो ज्यादा बड़ा है इस g से। क्लियर है, इसलिए ध्रुव पर भार ज्यादा हो जाता है भूमध्य रेखा से, क्योंकि वहां गुरुत्वीय त्वरण क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11 दशमलव, अब हमको पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक मास है, द्रव्यमान है, जो कि ग्रेविटी से कोई भी दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर खींचती है। तो इतना जोर से अगर फेंका जाए कि इसके ग्रेविटी क्षेत्र से बाहर निकल जाए, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं पलायन वेग, जो कि होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से हम लोग बाहर फेंकेंगे तो कभी भी वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है, तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वो पलायन वेग से ऊपर आपने फेंका है। आगे बढ़िए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, अभी देखे हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
ये हो सकता है कि वो मीटर प्रति सेकंड में या फिर चेंज करके दे दे, तो आपको पता रहना चाहिए कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तो हमने कई बार किया है, ये अब बच्चों का खेल हो जाना चाहिए आपके लिए। 11.2 किलो का मतलब होता है 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर में क्या हो जाएगा, ये जी दशमलव है, 1 2 3 3 घर आगे जाएगा, तो 11 टू 11,200 मीटर प्रति सेकंड क्या क्या होना चाहिए, आपका वेग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में होगा। लॉजिक लगाना, ये अपना पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया। अगर कोई द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान m है, तो यहाँ कितना होगा उसका द्रव्यमान। अगर क्या पूछ रहा है आपको, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो एकदम ध्यान में रखना, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, द्रव्यमान होता है अपरिवर्तित। दुनिया के कहीं भी कोने में ले जाओ, द्रव्यमान जो द्रव्य की मात्रा है कैसे बदल जाएगा। यहाँ जितना द्रव्य की मात्रा था, कण था, उतना ही कण वहां लेके गए हो, द्रव्य की मात्रा बदलता नहीं है, ध्यान में रखना। यदि पृथ्वी पर m है तो वहां भी m है। तो यहाँ घुमा के कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान m था, तो चंद्रमा पर जाने पर द्रव्यमान कितना होगा, m/6 मत कर देना, m ही होगा। चेंज क्या होगा, भार। भार चेंज होता है, क्योंकि यहाँ जो लगेगा वो g लगेगा इस वस्तु में, और यहाँ जो लगेगा वो g नहीं लगेगा, g का 1/6 भाग लगेगा। क्योंकि यहाँ देखोगे तो g लग रहा है, इसलिए भार उसका mg होगा, लेकिन यहाँ जो भार लगेगा वो जो mg है उसका 6 भाग लगेगा। कहने का मतलब देखो 6 गुना कम हो चुका है, 6 गुना क्या हो चुका है, कम। तो ध्यान में रखना, भार पूछेगा तो कम होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो हमको यहाँ पूछा था भार पृथ्वी की तुलना में होगा, तो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो दिख रहा है 6 गुना कम, क्योंकि यहाँ जो ग्रेविटी है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा का मास कमजोर है, बहुत कम है पृथ्वी के मुकाबले, इसलिए 6 गुना कम होगा उसका गुरुत्वाकर्षण। आगे बढ़िए। एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। तो हमने इसको पढ़ा है लिफ्ट वाला केस, अभी मैं और समझाया था इसको। अगर ये लिफ्ट है, यहाँ अगर कोई द्रव्यमान रखा है, यदि यहाँ क्या है m द्रव्यमान को कोई वस्तु, तो उसमें g लगता है, कहने का मतलब उसका भार क्या होता है, mg। यहाँ भी वही होगा, m है तो उसमें g तो लगेगा ही, यहाँ भी भार क्या है, mg। लेकिन हमको पता है अगर अगर मैं इसको ऊपर तरफ त्वरण करूं, इसको त्वरित करूं, त्वरित करने पर ही होगा। समान वेग से जा रहा है कोई लिफ्ट, समान वेग से जा रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता द्रव्यमान में या भार में। क्लियर है। जब त्वरित होगा, जब साइंस ऊपर जाएगा तभी आपके भार में अंतर आएगा, या साइंस नीचे आएगा तो भार में अंतर। तो जब आप त्वरण ऊपर तरफ देते हो तो इसमें फिर से उल्टा दिशा में इस वस्तु में क्या लगता है, नीचे तरफ त्वरण लगता है। इस कारण से जी तो पहले ही लग रहा था, इसमें एक त्वरण और जुड़ गया, तो उसके कारण एक बल और जुड़ता है, जिसके कारण आपको भार ज्यादा लगता है, क्योंकि mg में ma जुड़ गया है, भार क्या हो गया, बढ़ गया। तो भार बढ़ा कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आएगी a त्वरण से, तो इस वस्तु में ऊपर तरफ a लगेगा। अब देखो नीचे तरफ mg लग रहा था, उसके उल्टा ऊपर तरफ क्या लगेगा, ma, और इस चक्कर में जो mg था वो कम दिखेगा। mg कम दिखता है तो यहाँ भार भार कम हो जाता है। कब, जब लिफ्ट नीचे आता है तो भार कम हो जाता है, और आप हल्का महसूस करते हो, और इतना हल्का कि उड़ना भी चालू कर दोगे आप लिफ्ट में, इसलिए बोलते हैं लेट जाओ नहीं तो ऊपर टकरा जाओगे। क्लियर। तो यहाँ क्या बोले हैं, अब देखो 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। तो नीचे आ रही है कितने त्वरण के साथ, 1 मीटर, और 80 किलोग्राम है। m का मान कितना है, m का मान 80 किलोग्राम है, तो उसमें कितना हल्का होगा, तो यही पूछा है, ma का मान पूछा है, कितना हल्का होगा वो, ma होगा। कितना हल्का होगा, ma हल्का होगा, m दिया है 80 गुना 1, 80 न्यूटन का हल्का भार लगेगा उसको, क्योंकि 1 मीटर से नीचे आ रहा है, और 80 m है, तो 80 गुना 1, 80, क्योंकि m ऊपर तरफ क्या होगा वो हल्का कर देगा, तो 80 न्यूटन क्या करता है, ये हल्का करता है। ये आंसर आपका सही है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, हमेशा आकर्षक होता है, अभी बताया था मैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान किसके समान घटता है, तो आयाम, वजन, क्षैतिज विस्थापन, ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ता जाएगा, अभी बताया मैं। अगर ये है आपका पृथ्वी, यहाँ क्या होगा, उसके सतह पर सर्वाधिक सर्वाधिक होता है आपका जी। ऊपर जाओगे ऊंचाई के साथ क्या होगा, जी का मान क्या होगा, कम होगा, ऊंचाई के साथ जी का मान कम होगा। और वैसी गहराई में जाओगे तब भी जी का मान क्या होता है, कम होता है, और केंद्र में जाओगे तो जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ घटेगा आपका क्या, गुरुत्वीय त्वरण। आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा, टोटल ऊर्जा पूछ रहा है। अगर ये पिंड है और ये सतह है, तो ये गिर रहा है तो इसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, आपको पता होना चाहिए, इसकी ऊर्जा स्थिर रहती है।
बस ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, तो ऊर्जा स्थिर रहती है। लेकिन अगर स्थितिज और गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर इसका mgh पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्स होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि अभी स्थिर है तो जीरो। जैसे जैसे नीचे आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और यहाँ स्थिति बहुत mgh, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, जो कि ऊंचाई के कारण होता है। जब यहाँ आ जाएगा वस्तु तो यहाँ ऊंचाई बहुत जीरो है, mgh या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि h हो गया जीरो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा मैक्स कब होगा, जब वो गिरने वाली है, जस्ट जब पृथ्वी पर पहुंची थी उसके जस्ट पहले, उसी समय इसका वेग और गति बहुत ज्यादा होती है और गतिज ऊर्जा बहुत होती है। और जब ये ऊपर में होता है तो इसका स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होता है, स्थिति के कारण गतिज ऊर्जा क्या होता है, शून्य होता है। तो कुल ऊर्जा तो स्थिर था, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जहां जितना यहाँ था, मान के चलो 10 जूल, उतना ही यहाँ भी रहेगा, बस इतना है। स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आएगी कम होते जाएगा, और गति बढ़ रही है इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है। तो लॉजिकल है, ऊपर से आओगे तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है, और गति में आ रही वस्तु मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और एक समय आएगा जब वो टकराने से पहले गतिज ऊर्जा मैक्स में रहेगी। तो यहाँ टोटल ऊर्जा की बात की जा रही है, तो टोटल ऊर्जा क्या होती है, स्थिर होती है। आगे बढ़िए। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में। सबसे पहला काम तो यही करोगे, गोला लगा लेना। क्लियर है। तो अब देखते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। हमको नहीं पता है कि किया कि नहीं किया, हमको तो इतना ज्ञान नहीं है ना भाई, हम बाकी का देखते हैं। गलत, एकदम गलत लगेगा उसको पकड़ेंगे। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। ये तो 100% सही है। कोई भी वस्तु है मतलब आकर्षण बल लगाता है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सही बोल रहा है क्या, जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान के उत्क्रमानुपाती होता है कि अनुक्रमानुपाती होता है, ये तो 100% झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और आपको यही पूछा गया था गलत, तो हमको क्या लेना था, सी, मतलब ये सही है कि इन्होंने माना था, केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया था। केपलर के ग्रही गति का नियम है, ठीक है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होते हैं। हाँ सही बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी एकदम गलत था। ऐसे करके आपको चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देना है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से जी का मान क्या है, तो आप पृथ्वी के सतह के पास में अगर जी का मान देखोगे, यहाँ जी का मान आता है, जैसे जी कैसे दिख रहा है, 9 जैसे, तो 9 और 8 जैसे दिख रहा है, 9 और 8 जैसे दिख रहा है, देखो जी जी जी, एकदम सरल था। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या है, जी। कभी कभी इसको 10 मान लिया जाता है क्योंकि ये 10 के नजदीक है। आगे बढ़िए। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है। एक्चुअल में यहाँ ये पृथ्वी है और यहाँ चूंकि ये ग्रेविटी में ही रहता है, कौन, अंतरिक्ष यान, ये अंतरिक्ष यान है मतलब सैटेलाइट। अंतरिक्ष यान तो ग्रेविटी में है तो इसमें ग्रेविटी लगना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ये वी वेग से गति कर रही है, कौन, अंतरिक्ष यान। अब वी वेग से गति कर रही है तो इसके जस्ट विपरीत में, चूंकि इधर क्या लग रहा है, अगर इसमें mg, तो इसके जस्ट विपरीत में कौन सा बल लगता है, अब केंद्रीय बल, जो उसको संतुलित करके रखता है, इसलिए तो गिरने नहीं देता। और इसका मतलब अंतरिक्ष यान में जो गुरुत्वाकर्षण है, अंतरिक्ष यान में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है वो शून्य लगता है, ये ध्यान में रखना। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी लगता तो पृथ्वी में खींचा चला जाता, गिर जाता। गुरुत्वाकर्षण के बराबर बल किधर लगता है, उसके विपरीत, तब तो ये वहां लटका है। और इसको देने के लिए या केंद्रीय बल के लिए mv²/r होता है। इसके लिए वेग जरूरी, हमने पढ़ा था, तो वेग बहुत जरूरी है, इसलिए है ये घूमता रहता है। अगर घूमना छोड़ देगा, वेग खत्म, अब केंद्रीय बल खत्म, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेगा। क्लियर है, तो ये हमने पूरा क्लास में देखा था। कुल मिला के जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी का परिक्रमण किया तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, गतिहीनता के कारण, गलत। त्वरण गलत, कक्षीय गति गलत, शून्य गुरुत्वाकर्षण हो जाता है यहाँ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, देखो शून्य हो गया है, इस कारण से आपको लगेगा भारहीनता, आप भार महसूस नहीं कर पाओगे। एम द्रव्यमान की एक वस्तु मुक्त रूप से ऊंचाई से गिर रही है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से गिर रही है, गिरते हुए इस वस्तु में संबंध निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। इसकी स्थिति जो अभी बताया था, ये ऊपर में है तो क्या होगा, देखो ऊपर में है तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा क्योंकि ऊंचाई पर है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो। जैसे जैसे गति में आएगा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज बढ़ेगी,
और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लॉजिकल है यार। इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों कम हो जाती है, गलत। स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गलत। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है, गलत। तो इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गति बढ़ती जाएगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? अभी अभी देखे थे, कहाँ होगा, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे अधिक होगा? फिर से वही प्रश्न, ध्रुव रेखा पर। बहुत प्रश्न आया है इसमें, देख लेना। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा है। देखो यहाँ कंपैरिजन किया है। यदि ये द्रव्यमान m है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यहाँ में ले लिया g है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, अब ऐसा ग्रह लेते हैं जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा है। अब मैं एक ले रहा हूं जिसका द्रव्यमान कम है, m/2 है, आधा है, तथा त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ कितना ले लिया, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, दोनों त्रिज्या समान है। पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो लॉजिकल है यार, गुरुत्वीय त्वरण किस में डिपेंड करता है? आपका जो त्वरण है ये आपको पता रहना चाहिए, जी, कैपिटल जी m/r होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। जहाँ ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, जहाँ ये द्रव्यमान है, और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस में डिपेंड करेगा, जी m/r में। अब यहाँ क्या अंतर है आपका, जो जीवन है, जो दूसरा ग्रह है, उसमें सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक तो सब जगह एक ही है, 60 वाला, क्लियर है। यहाँ m क्या हो गया है, m/2 हो गया है, और यहाँ r तो त्रिज्या क्या है, उतना ही है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। तो इसको हल करोगे तो gm/2r हो गया। अब हमको पता है gm/2r क्या है, देखो gm/r क्या है, gm/r g है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा g। तो दिख रहा होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो जीवन है, दूसरे ग्रह में जो जीवन है, मास को आधा करने पर, क्योंकि द्रव्यमान के ऊपर ही तो गुरुत्वीय त्वरण डिपेंड कर रहा था, अगर आपने मास को आधा कर लिया, द्रव्यमान को आधा कर दिया, तो उसका गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका आंसर था ए। आगे बढ़िए। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है सेंटर ऑफ मास कहते हैं, COM। याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, मास मतलब पूरा द्रव्यमान जहां केंद्रित है, मास केंद्रित है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का वायुमंडल मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या लगाती है, ग्रेविटेशन पुल लगाती है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन है, और ये ग्रेविटी से, चूंकि ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए ये गैस के अणु को अपनी पास में रखती है, और गैस के अणुओं को खींच के रखती है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। इसलिए गैस के अणु से ही आपका क्या बनता है, वायुमंडल। तो पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है पूछेगा तो इसके ग्रेविटी के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण कर शक्ति गैस को खींच के रखती है। वहीं चंद्रमा में वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जी कमजोर है। अब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है तो यहाँ गैस टिकेगा नहीं, अब गैस टिकेगा नहीं मतलब अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो लॉजिक लगा सकते हो, कोई वायु, कोई बादल, कोई घूर्णन काम नहीं करेगा जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा। गुरुत्वाकर्षण ही वायु को संभाल के रखी है, उसको खींच के रखी है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण खाली स्थान के बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F जो है वो होता है m1 गुणा m2/r²। अब देख लो यार, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण के गुणनफल होता है, तो ये ऐसा भी बोल सकते हो, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण, ये सही लग रहा है। और देखते हैं नीचे का, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के अनुपात, अनुपात नहीं होता है, गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण तथा अनुपात नहीं होता है, गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, गलत, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। तो पहला ही आंसर था कि द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है उसका बल। आगे बढ़ते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी तो देखे थे, इतना सरल प्रश्न है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जी है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर और त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या से आधी, अभी जो पढ़ा वही है कि अगर ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है, और ये वाला भी दूसरा क्या है, ग्रह है, लेकिन इसका इसका जो त्रिज्या है वो क्या कर दिया है इन्होंने, द्रव्यमान तो वही है m, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधी है। यहाँ r/2, अगर यहाँ r लेते हो, g का मान क्या होता है, gm/r। तो यहाँ g1 क्या हो जाएगा, रख दो यार, g वही है, m भी वही है, लेकिन यहाँ r/2 रखना पड़ेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना gm/r, और gm/r क्या है, g है। देख लो यहाँ gm/r g है, तो यहाँ 2 गुना क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो अगर मैं त्रिज्या को कम कर दूं, त्रिज्या को कम कर दूं तो बहुत कम जगह में आप क्या क्या मास आ जाएगा, बहुत बड़ा जगह था
उसको बहुत कम जगह में मास लाते हो, तो बहुत कम जगह में जब एक जगह द्रव्यमान इकट्ठा होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ते जाएगा। आप त्रिज्या को कम करते जाइए, गुरुत्वाकर्षण बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण देखो त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। त्रिज्या को कम करोगे बढ़ेगा, उल्टा होता है, कम करोगे बढ़ेगा और त्रिज्या को बढ़ाओगे कम होगा। तो जितना बड़ा है और द्रव्यमान कम है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, लेकिन वही कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा द्रव्यमान है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो 2g आ रहा है, तो ऐसे करके आपको निकालने आना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न हो गया वैसा टाइप का सेम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल खाली स्थान होता है, तो एकदम सरल है, एफ द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती। द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती, हाँ सही बोल रहा है, उनके बीच के दूरी के समानुपाती गलत, उनकी त्रिज्याओं के गुणनफल के गलत, बलों के गुणज के समानुपाती गलत। तो पहला आंसर ही सही था, द्रव्यमान के गुणज के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार है। तो जब भी ऐसा हो कि ये पृथ्वी है और यहाँ से कोई वस्तु क्या गिरे, मुक्त रूप से, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुक्त रूप से गिरेगा, तो मुक्त रूप से गिरेगा तो उसमें पीछे तरफ भी उतना ही त्वरण लगता है, और पीछे तरफ और सामने तरफ जो त्वरण लगता है तो आप क्या महसूस करते हो, भारहीन महसूस करते हो, एकदम हल्का हल्का महसूस करोगे। तो ये एकदम हल्का हल्का कर देगा। कहने का मतलब आप वस्तु का भार क्या ले सकते हो, इसमें शून्य ले सकते हो। आगे बढ़िए। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था, एकदम सरल है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र है, तो अभी देखे थे जी बराबर क्या होता है, अभी देखे थे फोर्स, और ये होता है एम बटा आर स्क्वायर, और इसी को जब हटाते हो तो क्या बनता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एम बटा आर स्क्वायर। हमको जी चाहिए, तो जी चाहिए तो एफ गुना आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। अब रख दो यार, एफ का क्या होता है MLT-2, और इसका होगा एल स्क्वायर और इसका होगा एम स्क्वायर। मास है तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। अब दो ऊपर जाएगा तो एम ऋण एक बचेगा, यहाँ एक है, यहाँ ऋण दो आएगा तो ऋण एक बचेगा, एल का घात 3 हो गया और T-2, तो ML3T-2, ML3, तो M-1 L3, ओहो ये नहीं है, M-L3T-2, ये वाला आंसर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, तो लिफ्ट में कम रहता है, तो कम रहने के लिए आपको क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो नीचे जब होगा तो जहां mg लग रहा था ऊपर तरफ ma लगेगा, जस्ट उल्टा दिशा में होता है, तो लिफ्ट जब नीचे आएगा तभी तो ऊपर तरफ ma लगेगा, और आपका भार क्या होगा, यहाँ भार हो जाएगा कम। वही तो पूछा है, भार कब होगा, जब समान गति से, समान गति नहीं, तेजी से ऊपर भी नहीं, लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तो तेजी से नीचे जाना चाहिए, समान गति में जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा तो लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाना है खटाक से, और खटाक से नीचे जाएगा तो आप खटाक से ऊपर जाओगे, क्योंकि यहाँ नीचे तरफ जो mg लगा था उसके विपरीत ऊपर तरफ क्या लग रहा है, ma लग रहा है। ऊपर देखो, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण, तो एक प्रकार से ऐसा है कि हमने ऐसे मिसाइल छोड़ा था, ये अब मिसाइल छोड़ा था तो एक्चुअल में ऐसा था कि अगर ये मिसाइल यहाँ जाके, क्योंकि एक मिसाइल में बहुत सारे बम रहते हैं छोटे छोटे, अब छोटे छोटे बम फूटेंगे ना तो सब बम क्या आ जाएंगे, इसके साथ ही गति में रहेंगे। इसके साथ गति मतलब वो परवलयकार ही रहेगा, सेम गति के साथ सेम कोण में छोड़ा जा रहा है, मतलब सब परवलयी गति करेगा। तो लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ आंसर क्या आएगा, पहले क्षैतिज पर फिर परवलयी पथ के साथ, नहीं ऊर्ध्वाधर नीचे के साथ, मूल परवलयी पथ के साथ साथ ये चलेगा। तो मूल परवलयी पथ के साथ साथ चलता है, इसलिए तो आप जहां निशाना डाले हो वहीं जाके ये फटेगा। क्लियर है? आगे, एक मकान की छत से, सॉरी छत होगा, ये दर लिख दिया है, तो एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो ये हो गया आपका छत, इधर से हमने गिराया पत्थर, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, मैंने बता दिया था, इसका काइनेटिक एनर्जी अधिकतम जस्ट टकराने से पहले क्या होता है, इसका मैक्स होता है, तो उसे गिराने के तुरंत बाद गलत, उसके आधी दूरी में गलत, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान, अभी बताया था मैं, अगर यहाँ द्रव्यमान क्या है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, तो द्रव्यमान मतलब द्रव्य की मात्रा, यहाँ भी द्रव्यमान उतना ही होगा, दोनों जगह m ही रहेगा, तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, वजन बढ़ता है, गलत, द्रव्यमान घटता है, गलत, द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, वजन घटेगा, क्योंकि यहाँ जो g है और यहाँ जो g है वो कम है,
तो यहाँ अगर mg था तो वहाँ mg/6 होगा, 6 गुना वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वजन बढ़ता है बोल रहा है, ये भी गलत है, वजन घटना चाहिए था। ये तीनों गलत, ऑप्शन डी राइट आंसर। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर क्या होता है, शून्य होता है। चंद्रमा के आकर्षण के बल संतुलित, गलत, अभिकेंद्र बल के समान होता है। पृथ्वी का आकर्षण बल, हाँ ये देखो जल्दबाजी नहीं करना है, इससे ज्यादा बेस्ट यहाँ, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के ऊपर में सैटेलाइट। एक्चुअल में यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा यहाँ क्या काम कर रहा है, अपकेंद्री बल। तो एक्चुअल में जो पृथ्वी का आकर्षण बल है वो अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है, मतलब इधर अपकेंद्री बल और इधर mv²/r की क्या हो जाता है, ये समान हो जाता है। और mv²/r के समान होगा तभी तो ये संतुलित रहता है। तो अभिकेंद्री बल के क्या हो जाता है, समान हो जाता है, तब जाके वो सैटेलाइट पे आप गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं करते हो। तो ये आपका बेसिक है, ऑप्शन सी। इक्कीस, बाईस। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, कैसे रखी जाती है अभी बताया, गुरुत्व के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो वायु ऊपर में अंतरिक्ष में चली जाएगी। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या सही है, ये पृथ्वी का है तो चंद्रमा का क्या है, 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 सही बोल रहा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मंगल, छोड़ दो इसको। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/8 है, गलत, 1/8 है गलत। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या है, ये पृथ्वी का है तो ये चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का क्या है, पृथ्वी के 1/6 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या है, 1/6 है। आगे बढ़ो। पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकते हो, लॉजिकल है यार, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है, ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचती है। तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। सही बोल रहा है, त्वरण क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा, ठंडा उंडा से क्या फर्क पड़ेगा, हल्का, क्लियर है। चंद्रमा की सतह खुर्द, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायुमंडल नहीं होता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू पानी नहीं पी सकता, वाह जबरदस्त। मतलब स्ट्रॉ, नली मतलब स्ट्रॉ, जैसे अभी नारियल पानी पी लेते हो, ये नारियल पानी है और नारियल पानी मस्त नीचे आपने क्या लगाया, स्ट्रॉ लगाया, आहा, और स्ट्रॉ लगाया तो स्ट्रॉ लगा के आपने यहाँ से बढ़िया से ग्रहण कर लिया इसको, स्ट्रॉ लगा के ग्रहण किया। तो इसके लिए आप चंद्रमा में ऐसा नहीं कर पाओगे, कोई लॉजिक लगाएगा, क्यों चंद्रमा में नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉ के लिए यहाँ बीच में क्या रहना चाहिए, बीच में गैस रहना जरूरी है। गैस मतलब वायु। और जब आप खींचते हो तो आप पहले वायु को खींचते हो, वायु को खींचते हो, और वायु को खींचते हो तो वायु के साथ आपका पानी ऊपर आता है। पानी कहाँ आता है, ऊपर आता है। अगर वहां वायुमंडल है ही नहीं तो आप वायु को खींच नहीं पाओगे, मतलब पानी ऊपर आएगा ही नहीं। तो बीच में वायु रहता है, उस वायु को आप खींचते हो तो पहले हवा मुंह में जाता है, उसके पीछे पीछे गन्ना रस या जूस आता है, क्लियर है। जो कि चंद्रमा में है ही नहीं वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है तो कहाँ का स्ट्रॉ और कहाँ का पानी। चंद्रमा पर घनत्व नहीं भाई, वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल नहीं है, इस कारण से आप वहां स्ट्रॉ में पानी नहीं पी सकते। और यहाँ देखो ना ऑप्शन, त्वरित वाष्पीकृत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक शेप छोड़ा जाता है, इसको मैंने क्लास में कवर किया था कि अगर ये पृथ्वी है और ये अंतरिक्ष यान है तो अंतरिक्ष यान मान के चलो v वेग से इधर चक्कर लगा रहा है। तो अगर इसके साथ कोई सेब है तो सेब का वेग भी क्या है, v है। अगर सेब को छोड़ोगे तो ये सेब भी v वेग से उसका चक्कर लगाना चालू कर देगा, मतलब सेब का वेग भी क्या होता है, v, और v वेग है। अगर कोई चीज वस्तु वेग के साथ है तो वेग है मतलब वो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, क्योंकि वही वेग उसका क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्री बल mv²/r, जो कि गुरुत्वाकर्षण को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, नीचे तो नहीं गिरेगा। तो पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, कम गति से गतिवान होगा, गलत। अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति के साथ क्या रहेगा, वो गतिवान रहेगा, क्योंकि उसकी गति वही थी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो सुस्पष्टता से ट्रैक करने के लिए डॉपलर प्रभाव से किया जा सकता है। मैंने इसको पूरा डिटेल में प्रकाश में समझाया है, वहां देख सकते हो, क्लियर है। लकड़ी, लोहा और मोम, यहाँ से एक लकड़ी ले लिया, एक लोहा ले लिया और एक मोम ले लिया, ये लकड़ी है, ठीक है।
टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर सतह पर जल्दी पहुंचेगा, या जैसे भी पहुंचेगा तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि हमको पता है इसमें जो गति होता है, ये गति किस पर डिपेंड करेगा, त्वरण पर। त्वरण पर निर्भर करती है, त्वरण पर निर्भर, ना कि द्रव्यमान पर, ना कि एम पर। तो जब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है तो यहाँ द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं, हमको त्वरण को देखना है। और देखोगे तो सब में गुरुत्वीय त्वरण क्या लग रही है, जी। क्योंकि त्वरण क्या है, समान है। जी त्वरण क्या है, समान है। और त्वरण समान है तो सबकी गति भी क्या है, समान है। और जहां गति समान, वहां ये लोग समान समय लेंगे पृथ्वी के नीचे तक पहुंचने के लिए। तो सबका समय क्या होता है, समान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड से 2 के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो वेग पूछा यार, एकदम सरल है। अगर त्वरण आप निकालोगे तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग बटा क्या होता है, समय होता है, एकदम सरल। और वेग कितना दिया है इसमें, त्वरण कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग पूछा है। समय कितना दिया है, 3 सेकंड। तो लॉजिक है, 3 इधर गुणा हो जाएगा, 9.8 गुणा 3। तो वेग कितना आ जाएगा, इसका वेग आ जाएगा 3 × 8 = 24, हासिल 2, 3 × 27 = 2, 29, 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कहाँ जाएगा, ये नीचे। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एकदम सरल था, ध्यान से समझना। इसमें जब भी त्वरण दिया है और त्वरण वेग पूछा है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय। तो समय दिया है, त्वरण दिया है, तो वेग आराम से निकाल सकते हो यार। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर, गलत, उतनी दूरी पर अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में रहता है। चंद्रमा का आकर्षण नहीं, गलत, उसके नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अब देख लो इसमें क्या है। तो यहाँ अगर पृथ्वी है तो यहाँ क्या होता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। पृथ्वी का आकर्षण, गलत, पृथ्वी का जो जी है वो उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, त्वरण प्रदान करता है। त्वरण प्रदान करने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। क्योंकि हमको पता है बिना अभिकेंद्री बल के, बिना अभिकेंद्री बल के कोई भी वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकती। तो जब पृथ्वी वृत्तीय गति कर रही है यहाँ, और वृत्तीय गति कर रही है, तो यहाँ अभिकेंद्री बल चाहिए। जो अभिकेंद्री बल कौन प्रदान करता है, उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़िए। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यह हो गया लोहा और ये हो गया लकड़ी, दोनों का भार क्या है, भार क्या है बोला, समान भार है। समान भार की वस्तु मतलब यहाँ m है, और यहाँ भी mg है, यहाँ भी mg है। लेकिन होगा क्या पता है, दोनों का भार तो समान था, और भार समान है, लेकिन लकड़ी बड़ा होगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और इसका घनत्व कम है। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया है तो यहाँ पहले ही बोल दिया है हवा में, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहाँ हवा है, हवा है मतलब हवा का कण, उसमें क्या लगाएगा, कर्षण फोर्स। तो हवा का बल इसमें कर्षण फोर्स लगाएगा, और इसमें भी कर्षण फोर्स। अब यहाँ ध्यान में रखना है, हवा ज्यादा कहाँ कर्षण लगाएगा, जो बड़ा है, घनत्व इसका कम है, और उतना ही द्रव्यमान रखना है, भार समान रखना है। घनत्व कम है तो ये बड़ा होगा आपका लकड़ी, और ये लोहा क्या होगा, छोटा होगा। तो किसमें कर्षण ज्यादा लगेगा, कर्षण इसमें ज्यादा लगेगा। तो ये धीरे से नीचे आएगा और ये थोड़ा ज्यादा जल्दी से नीचे आएगा, तो लोहा पहले गिरेगा। लोहा में हवा का कर्षण कम था, क्योंकि वो छोटा था, हवा का कर्षण बल कम लगा, कर्षण कम लगा, कम लगा, क्योंकि वह क्या था, छोटा था। तो हवा बोल दिया है तो चौकन्ना हो जाना। निर्वात बोला है और हवा का जिक्र नहीं किया है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों समान समय में नीचे गिरेगा। लेकिन जहां हवा का जिक्र है तो वहां छोटा पहले गिरेगा, बड़ा बाद में आएगा, क्योंकि बड़ा में हवा ऊपर तरफ उसमें उत्प्लावन बल लगाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कर्षण बल लगेगा। पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, अब ये गलत हो जाएगा, एक पहले गिरे एक बाद में गिरेगी, ये सही है। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये ज्यादा सही है। क्लियर है, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी, क्योंकि वो बड़ा होगा। क्लियर है, किससे, लोहा से, क्योंकि लोहा और उसका भार सेम है, इसका मतलब दोनों द्रव्यमान सेम था। और द्रव्यमान सेम रखने के लिए लोहा छोटा होगा तो लकड़ी को बड़ा होना पड़ेगा, और लकड़ी बड़ा है तो उसको बाद में गिरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हवा का प्रतिकर्षण लगेगा। अब क्या है देखो,
प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो मैंने इसको क्लास में अच्छे से बताया है। सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्व बल। ये जो गुरुत्व बल पढ़ रहे हो सबसे कमजोर बल है। और सबसे स्ट्रांग बल होता है, इसको हमने क्लास में किया है, स्ट्रांग बल होता है आपका स्थैतिक, जो नाभिकीय बल होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो नाभिकीय बल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें प्लस और माइनस लग रहा है। तो प्लस और माइनस जो लगता है वो बल सर्वाधिक होता है, क्योंकि नाभिक में देखोगे तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस है, उसका इलेक्ट्रॉन माइनस है। ये जो है सर्वाधिक खतरनाक फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब आसान नहीं है। क्लियर है? तो नाभिकीय बल सबसे ज्यादा होता है, गुरुत्वीय बल सबसे कम होता है, लेकिन इसका रेंज कम होता है। रेंज मतलब ज्यादा दूर तक काम नहीं करता, इसका रेंज ज्यादा होता है, हजारों किलोमीटर तक दूरिया तक ये जाता है। तो गुरुत्वीय बल में रेंज ज्यादा होता है लेकिन पावर कम होता है। वही नाभिकीय बल में ज्यादा जोर से लगेगा लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं लग सकता, रेंज कमजोर होता है। अब बीच में दोनों बल आ जाएगा, एक कमजोर बल होता है और एक स्थिर वैद्युत बल होता है आपका, या चुंबकीय बल एक होता है। स्थिर वैद्युत में दही आ जाएगा, वैद्युत फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, और एक होता है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल बीच में आता है, नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? फिर से वही वाली बात, सही नहीं होना चाहिए। तो सही नहीं खोजो भैया इसमें। गुरुत्व चारों सबसे बल है, सबसे प्रबल है, यही यही सबसे खतरनाक गलत है। और यही तो पूछ रहा था वो, एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? गुरुत्व चारों में से प्रबल है, गलत। चारों में सबसे प्रबल है आपका नाभिकीय बल, उसके बाद आपका चुंबकीय बल, फिर आपका कमजोर बल, फिर लास्ट में आएगा आपका गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर काम करता है, सही बोल रहा है। विद्युत अगर बल लगाना है तो दोनों तरफ आवेश रहना चाहिए। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन अभिकर्ता का कारण है, हाँ विघटन हो जाता है नाभिक का तो दुर्बल। ये सब नहीं जानते हो फिर भी ये तो आपको पता ही रहना चाहिए। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के धारित किए रखता है, हाँ ये भी हमने देखा था अभी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का द्रव्यमान वही है, पृथ्वी का द्रव्यमान वही है एम एम, लेकिन त्रिज्या को कम कर दिया जाए, तो भी बताया मैं, द्रव्यमान वही है लेकिन आप त्रिज्या को कम कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा रहे हो। गुरुत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ कम हो जाएगा, ये तो गलत है। बढ़ जाएगा तो 1% जब बढ़ाओगे तो 2% आपका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पीसा की झुकी हुई मीनार, ये तो पहले ही पढ़ा दिया हूं मैं। गुरुत्व केंद्र के जाने वाली, यहाँ ऐसे पीसा ऐसे क्या है, झुकी हुई मीनार, फिर भी नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि इसमें का जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ मास है, वो इसके आधार तल से होके जाता है, इस आधार तल के अंदर है, इसलिए अगर ये आधार तल के बाहर हो जाता तो सामने ये झुक के गिर जाता। क्लियर है? तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आधार तल से होके जाता है, ये आधार तल। तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें मैंने कई बार बता दिया है, इसको क्लास में भी कराया था और इसके लास्ट वाला क्लास में एमसीक्यू में भी अभी देखा था। एक भूग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा? उपग्रह को प्रेरित करने वाला रॉकेट इंजन, गलत। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, गलत। उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो किसके कारण होगा? उपग्रह पर अपकेंद्र बल के प्रभाव से बचना है, तो जो पृथ्वी द्वारा यहाँ क्या लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, और इधर उसी को संतुलित करेगा। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से उसको क्या मिलता है? बल मिलता है, त्वरण मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारहीनता होती है। भारहीनता, भारहीन कब हो जाओगे? आपके पास भले द्रव्यमान है, आपके पास तो एम है, लेकिन बिना जी के, जी अगर जीरो हो जाएगा तो एम जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसी को आप बोलते हो भारहीन। तो जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां आप क्या हो जाओगे? भारहीन हो जाओगे। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति पर आप भारहीन हो जाते हो। गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात में, ये सब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण शून्य, वहां जी शून्य, जी शून्य मतलब आपका एम जी शून्य। दो गेंदे ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। तो एक गेंद है ए, एक गेंद बना दिया ए जो कि है 10 किलोग्राम की, और एक गेंद बना दिया आपका बी जो कि है 1 किलोग्राम की। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया गया। दोनों को कहां से गिराया है? 20 मीटर ऊंचाई से गिराया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर ए, देखो दोनों पे जी है, और गति, गति जो है एम पर निर्भर नहीं करती, एम पर निर्भर नहीं करती, एम पर निर्भर नहीं है। तो मेन किस पर निर्भर है? त्वरण पर। गति त्वरण पर निर्भर करती है, और त्वरण समान है, त्वरण समान है।
तो त्वरण समान है तो गति भी समान होगी, और गति समान है तो दोनों एक साथ कहाँ गिरेंगे, भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगी। एकदम सरल है। लेकिन हवा अगर आप बोलता तो हवा में हल्की वस्तु ऊपर रह जाती है, थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर जो असर पड़ता है, एकदम सरल है कि दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा, अभी इतना था, अब इसको दूरी को बढ़ा दिया तो आर का मान क्या कर दिया, आर पहले था, अब आर को क्या कर दिया आपने, दुगुना कर दिया। आर को आपने क्या कर दिया, दुगुना। तो उसके स्थान पर दुगुनी, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले कितना लग रहा था, एफ जो लग रहा था m1 m2 बटा क्या लग रहा था, आर स्क्वायर। अब जो f2 लगेगा, ये f1 है, f2 लगेगा वो कैसे लगेगा, द्रव्यमान तो उतना ही है, यहाँ जो दूरी है उसको क्या कर दिया है हमने डबल, तो दूरी के जगह आर के जगह हमने 2r रख दिया। अब इसको हल करोगे तो m1 m2 बटा 4r स्क्वायर, तो लॉजिक लगाओ f2 कितना आ गया है, m1 m2 बटा आर स्क्वायर कितना था, f1 था, तो यहाँ रखोगे तो 1/4 गुना क्या हो जाएगा f1। f1 का क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है, दोगुना नहीं होता है, 4 गुना नहीं होता है, उसका चौथा भाग हो जाता है। तो कितना हो जाता है, चौथा भाग। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सी परिणाम होगा। देखो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, अब ये गुरुत्वाकर्षण 0 कर दिया जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, सही बोल रहा है। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, गलत। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में अपरिवर्तित रहता है, यह द्रव्यमान स्थिर है, केवल भार बदलेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, भार बदलेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, कैसे भैया, भार शून्य होगा द्रव्यमान नहीं बदलता है, ये भी गलत हो गया। तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत, ये भी गलत है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बढ़ता है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। अब ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होगा द्रव्यमान वही रहेगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। गुरुत्वीय केंद्राभिमुखी बल, कि कोई भी वस्तु जब भी वृत्ति गति करेगी तो नीचे तरफ क्या लगना चाहिए, उसके केंद्र की ओर केंद्राभिमुखी बल लगना आवश्यक है, केंद्राभिमुखी बल के बिना वो गति नहीं कर पाएगी, और यही केंद्राभिमुखी बल पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, अब यहाँ देखो मुक्त रूप से गिराई जाती है तो भार ही, जब भी ऐसा देगा कि मुक्त रूप से गिर रही है, और मुक्त रूप से गिर रही मतलब कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, और मुक्त रूप से गिरती है तो यहाँ ऊपर तरफ इसका जो ग्रेविटी है वो बराबर हो जाता है और ये भारहीन महसूस करता है, भारहीन। लेकिन अगर वो मुक्त रूप से नहीं है, बस ऊपर से गिराई जाती है, ऐसा लिख दिया है, तो ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार यहाँ m था और यहाँ g तो वही लग रहा है, m वही है, mg बदलता नहीं है, mg अपरिवर्तित रहेगा। जब खाली ऐसा बोल दिया है गिराई जा रही है, तो खाली ऐसा प्रश्न बोला गया गिराई जा रही है तो उसका जो भार है वो क्या होता है, अपरिवर्तित। लेकिन जब मुक्त रूप यूज कर देगा तो मुक्त रूप में वो भारहीन महसूस करेगा, एकदम साई से गिरेगा तो भारहीन कब लेना है, जब मुक्त रूप बोल देगा, और नॉर्मल गिराई जा रही है तो उसका भार हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100 किलो, यह 100 किलो का द्रव्यमान है, m का मान दे दिया है, और त्वरण कितना है, g बराबर 10। चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण क्या है, g का मान 106 है, वहां इतना बढ़ा दिया तो यहाँ 10 था वहां 106 है, क्लियर है। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, m कितना होगा, m तो बदलता ही नहीं है, m यहाँ 100 किलो तो वहां भी 100 किलो ही होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न घुमाया था इसमें, m बदलता ही नहीं है, m वहां भी क्या हो जाएगा आपका 100 किलो ही रहेगा। देखो आईएएस का प्रश्न है, खतरनाक। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, गलत। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सही। विषुवत पर अधिक होता है, गलत। कम होता है मैदानों की अपेक्षा, गलत। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये रिपीट हो रहा है, बहुत बार आया है ये प्रश्न। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो लिफ्ट भार कब अधिक होगा, नीचे तरफ mg तो लग ही रहा था, जब नीचे तरफ आपका भार लगे तभी तो ये भार को ज्यादा महसूस करेगा, तो नीचे तरफ क्या लगना चाहिए,
त्वरण, नीचे तरफ त्वरण लगने के लिए लिफ्ट को जाना चाहिए ऊपर, एकदम सरल है। ऊपर जाएगा तो नीचे तरफ ए लगेगा, तो ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब वो भार महसूस करेगा, ज्यादा महसूस करेगा। नीचे आ रही तब नहीं, ऊपर जा रही है नॉर्मल, समान वेग में कुछ नहीं होता, त्वरित में ही होगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, लॉजिकल है यार, आप फेंकना था कितना, पलायन वेग कितना है 11.2, पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और आप फेंक रहे हो यार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से, कहाँ जाएगा ये, वापस आ जाएगा, क्योंकि ये फिर से गुरुत्वीय त्वरण में से संपर्क में रहेगा, फिर से वापस आ जाएगा, तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, गलत बोल रहा है, वह वापस पृथ्वी पर गिर जाएगी, क्योंकि वो पलायन नहीं कर पाएगा, वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, सही बोल रहा है, मानव के वजन का क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, सही बोल रहा है, इसी कारण तो होता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्योंकि वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता है चंद्रमा का। तो इसका आंसर ले लिया ए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इस गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग, इतना सब नहीं जाना है। पृथ्वी के निकट है, गलत। सूर्य के प्रकाश प्राप्त नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी के निकट है, इस कारण से वायुमंडल नहीं है, ये गलत है। या सूर्य से प्रकाश, गलत है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है, गलत है। इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, पलायन वेग हो जाता है, ऐसा है। कुल मिला के यहाँ जो गैस के अणु है वो पलायन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो खिंचाव बल है वो कम होता है, तो माध्य मूल वेग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इतना ध्यान में रख लो। तो गैस के अणु भाग जाते हैं बाहर में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाता, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, सही बोल रहा है। वायुमंडल में श्यानता, गलत है। सौर वायु के ऊपर की बल लगाती है, वायुमंडल में दबाव, गलत। तो गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाता, गुरुत्वाकर्षण ही तो खींच के रखा है आपको पृथ्वी में। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद, ये एक पंख बना दिया मैंने, एक रबर की गेंद बना देता हूँ, और एक लकड़ी की गेंद, ठीक है, ये रबर की गेंद, ये लकड़ी, ये हो गया आपका रबर, ये आपका पंख, ये हो गया आपका लकड़ी। अब यहाँ लगेगा जी, यहाँ भी लगेगा जी, यहाँ भी लगेगा जी। क्या बोला है, एक पंख ये निर्वात, अब हवा नहीं है, हवा रहता तो प्रॉब्लम होता, हवा नहीं है मतलब तीनों एक साथ एक समय में गिरेंगे, तीनों एक साथ नीचे, क्योंकि इसमें सब में समान त्वरण लग रहा है, समान त्वरण समान गति, इसलिए सब साथ में गिरेंगे, समान गति समान त्वरण, क्योंकि त्वरण जो है, गति जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, त्वरण पर निर्भर करती है, समान त्वरण है तो समान गति होगा और सब साथ में गिरेंगे। तो पंख सबसे पहले गलत, रबर की गेंद सबसे पहले गलत, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पूछेगा, गलत। उपयुक्त मुख से एक से अधिक गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से, कितना टाइम हो गया आपने को, 1 घंटा हो गया, इतना काफी, आपको इतने से बाहर नहीं जाना चाहिए प्रश्न। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, अलग अलग त्वरण होगा। देखो यहाँ है आपका अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, अलग अलग त्वरण होगा, गलत। दोनों में त्वरण समान लगता है, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाप के बल का अनुभव होगा, ये किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि त्वरण समान है तो वेग भी क्या होगा, समान होगा। तो ये आपका खत्म हो जाता है, ऐसे करके हमारा गुरुत्वाकर्षण 1 घंटे में। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का भी हो गया, ऐसे करके हमारा एक चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे कार्य ऊर्जा, ठीक है, या मैं तरंग को पहले करा दूंगा, क्योंकि तरंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरंग के बाद कार्य ऊर्जा करेंगे। चलिए मैं पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू लगा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो ईमानदारी से देखिए और जो नोट्स है ईमानदारी से पढ़िए, और ये पीपीटी को वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आपके पास 1 वीक है, अब इसमें आपको हल्का नहीं होना है, इसमें आप वजन रहिए, आपको कमी महसूस नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा से पढ़ते रहना है, इस 1 वीक को अच्छा से देना है, कभी भी डिमोटिवेट मत होना, जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, लेकिन अभी जो प्रयास करेंगे उसमें अपना 100% देंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।